आपका स्वागत है आपके अपने शिखर बैच में। करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। कौन से लेसन का? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो पहले लेसन में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वहीं से डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए 2 टॉपिक्स हैं। पहले तो हम जैव विविधता को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसके संरक्षण के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। ओके ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट एक बार फिर से मुझे बताइए कि जैव विविधता होती क्या है ना? ठीक है, सभी स्तरों पर उपस्थित कुल विविधता को जैव विविधता कहते हैं, लेकिन किसके? जैविक संगठन के। ठीक है, तो जैविक संगठन के सभी स्तरों पर उपस्थित कुल विविधता को कहते हैं क्या? जैव विविधता, है ना? कौन सी 3 मुख्य तरीके की जैव विविधताएं हम लोगों ने पढ़ी थी बताइए? जेनेटिक या फिर आनुवांशिक, है ना? स्पीशीज या फिर जातीय, इकोलॉजिकल या फिर पारिस्थितिकीय, है ना? याद आया? वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि IUCN के अकॉर्डिंग अभी तक पूरी पृथ्वी पर 1.5 मिलियन से अधिक जीव हैं, जिसमें से 70% जंतु हैं और 22% के करीब पादप आते हैं। ठीक है, इतना सब रिकॉल हो रहा है? यस, मेरे बच्चों को सब याद रहता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एहरलिख। उन्होंने एक परिकल्पना दी थी जिसे कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, है ना बेटा? तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताती है? वो ये बताती है कि कैसे जितनी ज्यादा जातियां होंगी, जातियों की अधिकता से या कह लीजिए कि आपस में सामंजस्य की वजह से ही एक पारितंत्र जो है वो स्थिर रहता है। अगर जातियां विलुप्त होने लगी तो पारितंत्र अस्थिर हो जाएगा और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगेगा। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई कि कुछ जातियां, जिन्हें हम मुख्य जातियां या कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, उनके हटने से तो परितंत्र बहुत तेजी से नष्ट होने लगेगा। अतः हमें विलुप्तीकरण को रोकना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से हमने चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, और बीच में हमारा डिस्कशन था कि कितनी प्रजातियां हैं, किस तरीके की हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया था कि ये जातियां पाई कहां जाती हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, कहां कम कहां ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए आज हम लोग करने वाले हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो जैव विविधता है वो किस पैटर्न में पाई जा रही है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो। तो 2 विविधता का जो पैटर्न है, प्रारूप है, वो प्रतिरूप है, वो क्या है? वो ये है कि 2 तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है। एक देखा गया है कि लैटिट्यूड के हिसाब से, है ना, अक्षांशीय या फिर लैटिट्यूड के हिसाब से कैसे जैव विविधता पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है। दूसरा देखा गया है कि एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे इनका वितरण पृथ्वी पर हुआ है। समझ रहे हैं आप? समझ गए? ओके, अच्छा बेटा, तो जो लैटिट्यूड है आपको मैं याद कराती हूं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर या भूमध्य रेखा होती है, जहां पे सबसे अधिक तापमान होता है और सबसे अधिक वर्षा भी होती है, क्योंकि वहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। याद आया? हम लोग जियोग्राफी में ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ या पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी ना पड़ के ऑब्लिक पड़ती हैं या तिरछी पड़ती हैं। ठीक है बेटा? ओके, तो इसी बात को इन्होंने यहां पे मेंशन करा हुआ है कि भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे जाति विविधता घटती जाती है। ठीक है ना? अच्छा,
उसके बाद ही इन्होंने देखा कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में, वहां पे अमेजन वर्षा वन है ना। अमेजन उष्ण कटिबंध वर्षा वन है ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहां पे, ठीक, जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है कहां पे? अमेजन वर्षा वनों में, है ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ओके, तो बात ये इसलिए सही है क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो लैटिट्यूड है वो कौन सी है? वो नियरेस्ट टू द इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के करीब होने से वहां पर डायरेक्ट सन की रेस पड़ती हैं, तापमान काफी ऊंचा रहता है, रेनफॉल भी काफी ऊंची रहती है, जिसकी वजह से जो बायोडायवर्सिटी है उसकी उत्पादकता काफी बढ़ जाती है। या ये कह लीजिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भोजन बनाने, सबसे मेन प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स है ना। तो वहां पे प्लांट्स का जो बायोमास होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा फूड उपलब्ध है तो तेजी से वहां पे जितने जीव उस पर निर्भर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उन जीवों पे जो जीव निर्भर है उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पूरी फूड चेन की डाइवर्सिटी या जैव विविधता बढ़ती चली जा रही है। समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात एक और फैक्ट के तौर पे बात कर ले तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता दिखती है तथा ध्रुवों की तरफ जैव विविधता घटती जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक होगी, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसी फैक्ट को याद करने के लिए मैंने आपको एक स्पेशल टेबल में से समराइज कर दिया है, देखिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो बात को इसी तरीके से लिख रहे हैं कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी, है ना। जैव विविधता घटाने के लिए हमें क्या देखना है कि उसका जो भी लैटिट्यूड है क्या वो पोल के पास है या इक्वेटर के पास है। अगर वो पोल्स के पास का लैटिट्यूड है तो वहां पे हम जान रहे हैं कि जैव विविधता हमें कम मिलेगी, वहीं पे इक्वेटर के पास हमें जैव विविधता घटेगी। तो जैव विविधता घटती कब है? जब हम जाएंगे इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो जैव विविधता घट जाएगी, ठीक है। अब इसी को इन्होंने लिखा है कि पोल्स पे मिलती है लो डाइवर्सिटी, है ना, और मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे मिलती है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पे मिलेगी बेटा? इक्वेटर पे, है ना। ये बात हम लोगों ने डिस्कस भी कर ली है और इस डायग्राम में भी यही बात दिखा दी गई है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितनी ज्यादा वर्षा, जितना अधिक तापमान, उतना ज्यादा बायोमास। किसका? पादपों का, ठीक। जितना अधिक फूड प्रेजेंट है वो क्या उतने अधिक हर्बिवोर्स के लिए वो भोजन प्रदान करेगा, ठीक है। लार्ज हर्बिवोर पॉपुलेशन, है ना, ज्यादा से ज्यादा हर्बिवोर्स वहां पे बनेंगे। लार्ज हर्बिवोर पॉपुलेशन करेगी क्या? लार्ज कार्निवोर पॉपुलेशन।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बायोमास बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रकार और संख्या दोनों पादपों की बढ़ रही है, और उसी वजह से जो पादप को खाते हैं, है ना, जो जानवर उनको चरते हैं पादपों को, उनकी भी संख्या और प्रकार बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से जो जानवर जो परभक्षी हैं, जो कार्निवोर हैं, जो हर्बीवोर को खाते हैं, उनकी भी संख्या और प्रकार बढ़ती जाएगी। तो डाइवर्सिटी बढ़ती चली जा रही है। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे, लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी पोल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये नीट का क्वेश्चन है। ये नीट का क्वेश्चन है, समझ गए बेटा? ये नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है कि घटती है? तो आपका आंसर क्या होगा? घटेगी। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो आपने एक चीज देखा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कि किस तरीके से फैले हुए हैं तरह तरह के जीव पृथ्वी पर। तो हमने एक बात महसूस करी कि सबसे ज्यादा तरह के जीव आपको इक्वेटर के आसपास मिलेंगे और सबसे कम तरीके के जीव आपको कहाँ मिलेंगे? पोल्स में मिलेंगे। और बीच में धीरे धीरे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, कम से कम जीव वहां पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? तो एक बात तो हो गई लैटिट्यूड की। अब सेकेंड बात हमें यह करनी है कि एरिया से क्या रिलेशनशिप है, जैव विविधता का या फिर बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो है, एक साइंटिस्ट थे, एक तरीके के खोजी ही होते हैं ये, जैव वैज्ञानिक या जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इनके काम होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये देखा कि हम जितना अधिक एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी अधिक तरीके के बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। या ये कह लो कि जितना अधिक एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे उतने तरीके की प्रजातियां हमें जीवों की देखने की मिलेंगी। ठीक है, तो इसको इन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया कि एक सीमा तक अगर हम एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, कहां पे काम करा? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, क्या देखा कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर बढ़ता जा रहा है, जातीय विविधता अधिक देखने को मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां दिख रही हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इन्हीं फैक्ट्स को आप समराइज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जितने बड़े क्षेत्रफल का हम अध्ययन करेंगे उतनी अधिक जातीय विविधता देखने को मिलेगी। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि एरिया एक्सप्लोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, एरिया और स्पीसीज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा कि नहीं? एरिया एक्सप्लोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज रिचनेस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बेटा क्या मतलब है कि अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ता जाएगा। तो एरिया जब हम बढ़ा रहे हैं, मान लो हम इसको ए से कह रहे हैं और स्पीसीज को एस से कह रहे हैं, तो जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा तो एस बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये एक फिजिकल वर्ड है, यहां पर चीजों की लिमिटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि हम अनंत काल तक एरिया बढ़ाते जाएंगे तो हमें अनंत स्पीसीज मिलती जाएंगी, नहीं। एक सीमा तक ऐसा होगा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज की रिचनेस या स्पीसीज का नंबर या तरह तरह की प्रजातियों का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन उस लिमिट के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक सीमा तक अगर हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, अधिक से अधिक एरिया ढूंढते जा रहे हैं या अधिक से अधिक एरिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे पाए जाने वाली प्रजातियां बढ़ती जाएंगी और अधिक प्रजातियां हमें मिलती जाएंगी। ठीक है, एक सीमा तक। ठीक है,
तो एक बार साइंटिस्ट को दे रहे उसका क्रेडिट, अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट कहाँ पे काम किया? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते गए, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलती गई। वेरी गुड। चलो अब इन्होंने इसी चीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एरिया बढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीसीज के, है ना। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। तो इसको इन्होंने मैथमेटिकली लिखा कि अगर हम एस से क्या बता रहे हैं? स्पीसीज रिचनेस, ए से क्या कह रहे हैं? एरिया एक्सप्लोर्ड। ठीक, तो स्पीसीज रिचनेस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्सप्लोर्ड। ठीक है, सेम बात है। अब इसी को हम लिख दें कि S इज इक्वल टू C A टू द पावर Z। ठीक है, जब इन्होंने मैथमेटिकली इसको प्लॉट किया तो उन्हें जो ग्राफ मिला वो मिला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मिला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ मिला इसको इन्होंने क्या बोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मिला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, किस आप इसे समझ भी चुके हैं? तो एक बार फिर से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि हम लोग इसे रिवाइज भी कर लें और अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो वो भी ना रहे। ठीक है, तो बेटा एक चीज समझो, एक नेचुरलिस्ट या एक साइंटिस्ट आप कह सकते हो जो कि नेचर की स्टडी करते हैं उनको नेचुरलिस्ट कहते हैं। तो उनका नाम था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। उन्होंने ये सोचा कि मैं ये पता लगाता हूं कि जैव विविधता कैसे बदल रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। ठीक है, तो उन्होंने इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखा कि अगर मैं एरिया के जितना अधिक एरिया कवर करता हूं तो क्या जैव विविधता अधिक मिलेगी या कम मिलेगी। ठीक है, तो उसकी रिलेशनशिप निकालने के लिए उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। ठीक, तो देखा उन्होंने कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जितना ज्यादा एरिया वो कवर करते गए उतनी अधिक जैव विविधता उनको देखने को मिली, उतनी अधिक तरीके की स्पीशीज उन्हें देखने को मिली, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो जो दक्षिण अमेरिका का जंगल था वो खत्म होने लगा तो उन्हें लगा कि यार अब ना लगभग कांस्टेंट हो गया है, समझ रहे हैं। तो उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में सर्च करना शुरू करा कि कितने तरीके की प्रजातियां या स्पीशीज पाई जा रही हैं। ठीक है, तो जहां से उन्होंने सर्च करना शुरू करा और फिर कुछ देर तक गए तो उन्होंने कहा अरे जैसे जैसे मैं ज्यादा एरिया कवर कर रहा हूँ स्पीसीज भी और ज्यादा मिलती जा रही हैं। लेकिन जब उन्होंने और एरिया पूरा कवर कर लिया फॉरेस्ट, तब उन्होंने ये पाया कि नहीं, एक लिमिट के बाद जो है स्पीसीज का नंबर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, और उन्होंने अपनी स्टडी को जब एक ग्राफ की तरह पे प्लॉट किया तो उन्हें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। ठीक है, जिसमें एक तरफ उन्होंने क्या दिखाया? एक्स एक्सिस पे दिखाया क्षेत्रफल और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया? जाति की समृद्धि। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज पाई गई। तो जब उन्होंने बिल्कुल छोटा सा एरिया लिया तो उनको बहुत थोड़ी सी जातियां दिखी। ठीक है, जैसे जैसे उनका एरिया बढ़ता गया उनको जातियां बढ़ती गई दिखने वाली। आप बात समझ रहे हो? और अधिक एरिया लिया तो और जातियां दिखने लगी। ठीक, और अधिक एरिया लिया तो और जातियां देखने लगी। लेकिन जब यहां पे वो पहुंचे तो एरिया तो बढ़ रहा था लेकिन जो जाति का नंबर था, जो स्पीसीज वहां पे फाउंड थी, वो नंबर उतना नहीं बढ़ रहा था।
आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक का एरिया में तो चेंज है, लेकिन स्पीसीज की रिचनेस में यहाँ पे अधिक चेंज नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जब इसे प्लॉट करके ग्राफ के फॉर्म में देखा तो कहा कि जो स्पीसीज एरिया, स्पीसीज की रिचनेस है और जो एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। समझ गए? बढ़ेगी तो स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने से, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, तो इसके लिए ग्राफ कौन सा मिला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि ऊपर जाके वो कर्व हो गया। ये कह लीजिए कि कांस्टेंट ऑलमोस्ट आपको दिखने लगा। ठीक, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक चीज आपको देखनी है कि लेकिन क्योंकि हम हमेशा जब भी बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो एक ऑब्सेशन है, एक काइंड ऑफ साइंटिफिक नोशन है आप कह लीजिए, कि हर समय हम लोग चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में देखना चाहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में हम ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा लगेगा, या ये कह लीजिए कि सीधे सीधे क्या रिलेशनशिप निकल के आ रही है। तो सीधे सीधे रिलेशनशिप निकालने के लिए उन्होंने दोनों तरफ का क्या ले लिया? लॉग ले लिया। ठीक, तो जब लॉग ले लिया तो क्या मिलने लगा? लॉग एस हो गया इधर। ठीक है, अच्छा, जब सी का भी आप लॉग लोगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, लॉग सी। और जो चीज आपके पावर में होती है वो पहले लिखते हैं जेड लॉग। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इनको ये इक्वेशन मिली कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है लॉगरिथमिकली। लॉगरिथमिकली, ठीक है, कैसे बढ़ती है? जब लॉग सी और जेड लॉग ए भी बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज नोट। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे दोनों तरफ जब लॉग ले लिया गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मैच करने लगी। आप बात समझ पा रहे हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या इसी को आप कभी ऐसे भी लिख सकते बेटा, सी प्लस एम एक्स, है ना? तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन तब मिलेगी जब आप दोनों साइड क्या लोगे? लॉग लोगे। ठीक, तो ये चीज हम लोगों ने देख ली कि मैथमेटिकली उन्होंने अपने बात को कैसे प्रूव करा और एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव करा। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और अधिक तरीके की स्पीशीज दिखने लगेंगी, लेकिन एक लिमिट के बाद एरिया बढ़ाने पर वो लिमिट स्पीसीज का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, वो उतना अधिक नहीं बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे था कि एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीसीज का नंबर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा। हाँ, ओके, एक हम लिख के रिवीजन स्लाइड है। हाँ, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग इस रिवीजन स्लाइड है इस पे हम लोग चीजों को कंक्लूड करने वाले हैं कि जाति विविधता का पैटर्न जो है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है लैटिट्यूड पे, एक कौन से बेसिस पे है? लैटिट्यूड के बेसिस पे है। और दूसरा कौन सा बेसिस है? एरिया एक्सप्लोर्ड, एरिया एक्सप्लोर्ड। ठीक, तो एरिया एक्सप्लोर्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि स्पीसीज रिचनेस बराबर है सी ए टू द पावर। ठीक है, ठीक, जहां पे एस है स्पीसीज की रिचनेस, सी है
ओ ओ, एक मिनट, पहले मैं आपको ए बताऊं। एरिया एक्सप्लोर्ड, जेड है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? ये लाइन की स्लोप को बताता है, ठीक है। और सी है, और कांस्टेंट है, सी है कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज है, हम लोगों ने पहले सी के बारे में लिखा है कि नहीं? एक मिनट, यहाँ पे आके, ओके, यहां पर भी आप लिख लो, सी है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा? जब आप स्ट्रीट लाइन इक्वेशन की बात करेंगे तो सी का मतलब होता है जहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं। जब हम रियल लाइफ बात करते हैं तो कभी जीरो से नहीं स्टार्ट होते हैं, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे होता है, तो उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, जिसको जो है हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कांस्टेंट है। अब बात समझ गए बेटा? ठीक है, सपोज मैंने ग्लास से पानी पिया, कितना भी पानी उसमें से निकल जाएगा, मैंने पी लिया होगा, तब भी ग्लास में कुछ मिनिमम पानी रह जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल वर्ड है, एक्चुअल में जीरो से नहीं स्टार्टिंग होगी। तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है सी या वाई इंटरसेप्ट पे, ठीक है बेटा? ठीक है, वहां से स्टार्टिंग हुई है, राइट? ओके, जीरो से स्टार्टिंग होती तो सी जीरो हो जाता, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जीरो से नहीं होगी ना स्टार्टिंग, तो इसके लिए वहां पे सी होगा, ठीक है बेटा? ओके, सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आई हैव मेंशन, और बाकी सारी चीजें रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, ये सारी चीजें ऑलरेडी इस पे मेंशन है, ठीक है? ओके, यू हैव नोटेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो एरिया एक्सप्लोर्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। इक्वेशन इसकी क्या है? S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर ऑफ जेड, ठीक है? जहां पे z क्या है? रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट है, a एरिया एक्सप्लोर्ड है, और s स्पीसीज रिचनेस है। और इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। यही चीजें आपने कंक्लूड करी ना, ठीक है? तो एरिया एक्सप्लोर्ड कैसे पैटर्न को बताता है कि एरिया बढ़ता जाएगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिट, ठीक है? लैटिट्यूड के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। इक्वेटर पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे है मैक्सिमम सनलाइट, इक्वेटर हैज मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है? इक्वेटर की बात करें तो सनलाइट मैक्सिमम है, सनलाइट मैक्सिमम है तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज्यादा होगी, तो पौधों की उत्पादकता बढ़ जाएगी और उन पर निर्भर जीवों की जनसंख्या और प्रकार भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, वही बात अगर हम पोल्स की करते हैं तो पोल्स पे क्या हो रहा है बेटा? पोल्स पे हो रहा है ग्लेशिएशन, या फिर कह लीजिए कि इतने सारे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स अपने साथ में जब भी आते हैं ना तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर देते हैं, नुकसान करते जाते हैं, ठीक है? ओके, साथ में क्या है? वहां पे स्थिरता की कमी आ जाती है, वहां का जो भी जलवायु है वो स्थिर नहीं है, और इसकी वजह से वहां पे जातियों का विकास हमेशा से बाधित रहा है। कहाँ पे? पोल्स पर, पोल्स पर जातियों का विकास बाधित रहा है, क्योंकि वहां पर जो भी जीवन की कंडीशंस हैं वो स्थिरता वहां पे कम होने की वजह से वो फेवरेबल नहीं है अधिक जातियों के विकास के लिए, ठीक? ठीक, तो ये सारी चीजें आपने बात करी। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। पोल्स में कम क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रही है, एरिया एक्सप्लोर पे डिपेंड कर रही है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है बेटा? तो अब हमने ये पहला जो टॉपिक था जैव विविधता, इसको पूरा कर लिया है। अब हमको देखना है इसका संरक्षण।
कि कैसे इसका संरक्षण होगा। तो संरक्षण से पहले हमें यह समझना होगा कि क्यों संरक्षण होगा, क्या इसकी क्षति हो रही है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या जैव विविधता की क्षति हो रही है, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। जैव विविधता की क्षति के परिणाम, पहले आपको क्षति देखनी। ठीक है, ओके, कारण देखने पहले आपको, जैव विविधता में क्षति के कारण पहले आपको देखने हैं, फिर ही तो आप परिणाम देखोगे। ठीक है, और ये हो गया परिणाम। तो राइट, तो कारण क्या है बताइए। देखिए बेटा, अगर मेरा घर तोड़ दिया जाए तो मैं विस्थापित हो जाऊंगी, है ना। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ने तो पूरी अर्थ को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। हमने अपने मेंटल एबिलिटीज से, अपने ब्रेन की हाई कैपेसिटीज से बहुत सारी नए नए आविष्कार करे हुए, कैसे भी करके हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन जो जीव पूरी तरीके से नेचर पर या पर्यावरण पर ही निर्भर हैं, अगर उनका आवास उनसे छीन लिया जाएगा या किसी भी तरीके से नष्ट हो जाएगा, तो वो जीव नहीं उसको सह पाएगा और वो उसकी लाइफ साइकिल पे इम्पैक्ट करेगा, उसके जीवन चक्र को प्रभावित करेगा, उसका जीवन, उसका प्रजनन सब प्रभावित होंगे और धीरे धीरे वो उसकी विलुप्ति का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो जैव विविधता में क्षति का जो पहला कारण है वो क्या है बेटा, वो यही है कि उसके आवास की क्षति, आवासीय क्षति। अच्छा, दूसरा एक टर्म आता है फ्रैगमेंटेशन या विखंडन। ठीक है, आवास का विखंडन का क्या मतलब है। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको बड़ा आवासीय एरिया चाहिए अपनी पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, लाइफ साइकिल में जिसमें कि उनका जीवन चक्र, जिसमें कि उनका प्रजनन भी आता है, और प्रजनन बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए कि वो आगे कौन सी अपनी जो है संतानें छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी उनकी आवास को क्षति होती है या विखंडन होता है ना। विखंडन क्या होता है, बड़े आवासों को छोटे छोटे भागों में बंटना, ये क्या कहलाता है, विखंडन। बड़े आवास का छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना, ये कहलाता है विखंडन। तो जो जीव स्तनधारी वहां पे रहते हैं उनके जीवन पे खतरा आ जाता है, इसको हम बोले विखंडन। ठीक, तो जो मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण है जो जैव विविधता के नष्ट होने का, वो ये है कि उनके आवास को या तो क्षति पहुंचा दी जा रही है या फिर उनके आवास को विखंडित किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी एक बात मैं आपको और कहना चाह रही हूँ, कैसे विखंडन से फर्क पड़ रहा है, कैसे उनके आवास के क्षति से फर्क पड़ रहा है। देखिए बेटा, उसका किसी भी जीव का जीवन चक्र में उसका प्रजनन सबसे मुख्य तरीका है, जिस तरीके से वो अपनी स्पीसीज को या अपनी प्रजाति को बचा रहा है। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। ठीक है बेटा, अगर उसका प्रजनन बुरी तरह से प्रभावित होगा तो वो संतानें नहीं पैदा कर पाएगा, और उसकी वजह से उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बहुत ही कम होंगी नंबर में, है ना, उनकी संख्या बहुत कम होगी, और फलस्वरूप धीरे धीरे वो प्रजाति विलुप्त होने लगेगी। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और भी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसमें एग्जाम्पल किसका है, अमेज़न वर्षा वनों का। मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर है वहाँ पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स का बायोमास है, और इसीलिए वहाँ पे जितने अधिक प्लांट्स उतनी अधिक ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए अमेज़न फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट को बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, या फिर दुनिया का फेफड़ा। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाला जो अमेज़न फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, वो भी जो है नष्ट किया जा रहा है। किसके लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, सोयाबीन की खेती और
जानवरों की चारगाह बनाने के लिए ही उसको काटकर साफ किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझिए कि कितने तरीके के जीव वहां से हटाए जा चुके होंगे, उनका आवास जो है क्षतिग्रस्त हो चुका होगा या विखंडित हो चुका होगा। किस वजह से? जब उन जंगलों को साफ किया गया है, अमेज़न के फॉरेस्ट को जब साफ किया गया, वर्षा वनों को जब साफ करके वहां पे चारगाह बनाए गए या फिर जो है क्या नाम है खेती करी गई, तो क्या वहां का जो नेटिव पहले से रहने वाले जीव जंतु थे उनका नुकसान नहीं हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो इसी में नष्ट हो गई हैं। करोड़ों की संख्या में स्पीशीज की क्षति होने की संभावना जताई गई है। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, तो इसको आपने पूरी तरीके से समझ लिया कि कैसे समष्टियां प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि प्रजनन प्रभावित हो रहा है। राइट बेटा, राइट, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि मेरे बच्चों को एग्जाम में लिखने में भी दिक्कत ना हो कि जैसे ही आवास की क्षति होगी तो पॉपुलेशन घट जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रजनन प्रभावित हुआ है, जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है और संपूर्ण पारितंत्र की स्थिरता भी घटती जाती है। ठीक है, और अंत में क्या होगा? जाति विलुप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये तो नोट हो चुका है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे किसी का आवास को क्षति पहुंचा के या विखंडित करा के जीवों की पॉपुलेशन को कम करा जाता है और कम होने से धीरे धीरे वो विलुप्तिकरण की तरफ बढ़ने लगती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है जीव विविधता को क्षति का, वो देखते हैं। ठीक है, तो अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे अगर हम मांस के लिए मछलियों को या फिर किन्हीं भी जीवों को पालते हैं या उनसे मिलने वाली किसी भी चीज़ का हम कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, या कह लीजिए कि जैसे उनसे मिलने वाली चीज़ों से हम दवाइयाँ बना रहे हैं या कपड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं या जूतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उस जीव को क्षति पहुंचाने लगते हैं। और इसी को कहते हैं अतिदोहन, कि हम ज़्यादा चीज़ की लालसा में उस जीव को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट की लालसा में उस जीव को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। यहाँ पे मीट भी हो सकता है, लेदर भी हो सकता है, हाइड भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, कुछ भी पाने के लिए जब हम जीव को अधिक नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो वो उसके अति दोहन में आता है और वो ही जीव को एक तरीके से क्षति पहुंचा रहा है, उसकी विविधता को क्षति पहुंचा रहा है और उसकी समष्टियां धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल कौन है? अतिदोहन किस किस चीज के लिए हो रहा है ये हमें देखना है। अतिदोहन क्या हो रहा है? भोजन के लिए हो रहा है, फर के लिए हो रहा है, रसायनों के लिए, दवाओं के लिए। एग्जाम्पल क्या है? स्टेलर सी काउ जिसका मीट और फर के लिए हुआ है, और पैसेंजर कबूतर जिसका मीट के लिए हुआ है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो भी आज विलुप्तिकरण की कगार पे हैं। कारण यही है कि उनको बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है पकड़ा जा रहा है, या कह लीजिए उनकी फिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है, अब एक होता है, एक दूसरा भी कारण है, वो है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण, बेटा एक चीज समझिए, एक पारितंत्र में कुछ जो प्रजातियां हैं वो आपस में सामंजस्य से रह रही हैं, उनमें आपस में बैलेंस है, एक तरीके का फूड चेन या फूड वेब बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वहां से कोई नई जाति उसके अंदर आ जाती है तो वो पहले वालों का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ देती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण। ठीक है, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये नुकसान पहुंचाता है कि जब बाहरी जातियां किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों की कमी या उनके विलुप्त का कारण बनती हैं, या उनकी विलुप्त का कारण बनती हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपने पढ़ा था पार्थेनियम घास। पार्थेनियम घास कहाँ पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कि पॉलन से एलर्जी होती है तो उसमें एग्जाम्पल क्या था? पार्थेनियम ग्रास का था। ठीक है, अच्छा लैंटाना कमारा,
और हैसिंथ आइकॉर्निया, ये कुछ आक्रामक खरपतवार जातियां हैं जो कि आ गई हैं भारत में। कहाँ से? विदेशों से, विदेशी जातियों के आक्रमण के तौर पर। ठीक है बेटा, अब ये कैसे आती हैं? जब हम कोई सामान वहां से ला रहे हैं तो उनमें इनके बीज या ऐसे पार्ट हो सकते हैं जिससे इनका प्रोपेगेशन हो जाता है, जिससे ये वहां पे आके फलने फूलने लगती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब गाजर घास कैसे आई है, या फिर वाटर हैसिंथ कैसे आया है, या फिर लैंटाना कैसे इंडिया में आया है, कैसे आया है और क्या इन्होंने नुकसान करा है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो ये कैसे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? एलियन या फिर विदेशी। एलियन या फिर विदेशी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल कौन सा है? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया ये जलकुंभी होती है, भारत में लाया गया था क्या? सुंदर पुष्पों के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो बेटा, ये क्या करता है जलकुंभी, आपने देखी होगी, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई तालाब है ना, ऐसे तालाब अगर है ना, तो उसके ऊपर जलकुंभी क्या करती है कि ऐसे पूरा फैल जाती है, इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होके यहाँ पे ऐसे 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 पूरा ना स्प्रेड हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाती। ऑक्सीजन ना जाने से जो वहां पे जीव हैं वो मरने लगते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जलीय जीवों को संकट हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा, दूसरा है लैंटाना। लैंटाना भी उसके सुंदर सुंदर पुष्पों के लिए लाया गया था, लेकिन ये क्या करता है? ये क्या करता है? पशुओं के लिए विषैला होता है। पशुओं के लिए ये विषैला होता है। लाया क्यों गया था? सुंदर पुष्पों के लिए, लेकिन विषैला किसके लिए होता है? पशुओं के लिए। पशु इसको खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, पशुओं के लिए विषैला है ये। ठीक, अच्छा, अब पार्थेनिया में गाजर घास भारत आने की कहानी और भी ज्यादा रोचक है। हुआ ये था कि जब भारत युद्ध से जूझ रहा था और भारत के पास खाने की कमी हो गई थी, तो उस समय अमेरिका ने उसे गेहूं भेजा था, और उस गेहूं के साथ में उसने पार्थेनियम घास या फिर गाजर घास के भी बीज भेज दिए थे, या ये कह लीजिए उसके साथ भारत आ गए थे। और उसकी वजह से जो वहाँ भारत का जो पहले वाले स्थानीय पेड़ पौधे थे उनको बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, कब आया था ये? 1955 में। ठीक है, गेहूं के साथ में अमेरिका से। ठीक, और इस अन्य पौधों से स्पर्धा करता है किसके लिए? पोषण के लिए। समझ गए? अगर आपने और पौधों के साथ इसे देखा होगा तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये खुद तो पुष्ट हो जाता है, लेकिन बाकी जो पौधे हैं उन तक पोषण नहीं पहुंचने देता, बहुत तेजी से फैलता है। तो एक तरीके से इसने इन्वेजन कर दिया ना इंडिया के लैंड का। ठीक है, तो ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। ठीक है, तो पार्थेनियम या फिर गाजर घास। और बेटा, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे कभी भी प्लांट का जब नाम लिखेंगे तो जनरा के साथ स्पीसीज लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। नहीं स्पीसीज का नाम क्लियर है तो एसपी एसपी लिख देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात समझ गए? जैसे यहाँ पे लैंटाना कमारा है तो हम लैंटाना कमारा भी लिख सकते हैं और लैंटाना एसपी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, अब नाम लिखते कैसे हैं? जेनेरिक नेम पहले लिखते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक नेम लिखते हैं या फिर स्पीसीज का नाम लिखते हैं। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होता है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करा जाता है। ऐसे नाम लिखा जाता है किसमें? जब हम कॉपी में लिख रहे होते हैं एग्जाम की। ठीक है, जब हम हाथ से किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो हम पहले उसके जीनस का नाम लिखते हैं, फिर स्पीसी का नाम लिखते हैं, दोनों को अलग अलग लिख के अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। जनरा का पहला नाम पहला अक्षर कैपिटल होता है और स्पीसीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल होता है। ठीक है, जहां आपको जनरा पता है और स्पीसीज नहीं पता है वहां पे आप एसपी लिख दोगे। जैसे हम मान लो यहां लिख दें, अगर हमें लैंटाना कमारा पूरा पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर पूरा नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं
लैंटाना sp, दोनों ही आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात को समझ गया? ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपने समझ लिया कि कैसे बाहर से आई हुई प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों को जीने नहीं देती। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अब सह विलुप्तता। देखो बेटा, अगर कोई दो ऐसे जीव हैं जिन्होंने, या प्रजातियां हैं जिन्होंने एवोल्यूशन के टाइम से एक दूसरे का सहयोग किया है, चाहे परागण में, चाहे वो एक दूसरे का फूड बनी हो, है ना, कि वो एक दूसरे, वो अगर उस पुष्प का पॉलिनेशन कोई करेगा तो स्पेसिफिक कीड़ा ही करेगा। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप बन गई है तो अगर वो कीड़ा विलुप्त हो जाएगा तो वो पुष्प भी विलुप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं सह विलुप्तता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप प्रजाति भी विलुप्त होने लगती है। ठीक है, विलुप्त होने लगती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ये वो चीजें हैं जो को इवॉल्व, एक साथ विकसित हुई परागकारी या फिर पॉलिनेटर और या फिर म्यूचुअलिज्म है, जहां पे एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन निश्चित रूप से होता है। समझ पा रहे हैं कि वो उसके अलावा किसी और से पॉलिनेशन कराता ही नहीं था ना वो पुष्प। तो अगर वो कीट जो है वो गायब हो गया या विलुप्त हो गया तो क्या वो पुष्प का परागण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे वो जो पुष्प की प्रजाति है वो भी खत्म होने लगेगी। इसे कहते हैं सह विलुप्तता। ठीक है, तो बेटा मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से अंडरलाइन कर दूं ताकि आप समझ सको। ठीक है, इसे, इन लोगों में क्या थी? म्यूचुअलिज्म था, या ये कह लीजिए कि एक दूसरे को बेनिफिट करते थे। वो जो कीट था वो पॉलन ग्रेन खाता था और जो बदले में क्या कर देता था, पुष्प का जो है पॉलिनेशन कर देता था। तो अब कीट रहा नहीं तो पुष्प का पॉलिनेशन कौन करेगा? दूसरे कीट को वो करने नहीं देगा। तो इस वजह से दोनों प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं इसके बारे में क्या कंक्लूजन्स है। ठीक है, जैसे कि जब एक मछली विलुप्त होती है ना, तो उस पे आश्रित परजीवी जो है, जिन्हें बाध्य परजीवी जो होंगे वही विलुप्त होंगे। बेटा देखो, परजीवी जो है वो पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो जो उसके अलावा कहीं किसी दूसरे पे भक्षण ही ना करे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे? वो बाध्य परजीवी होंगे। समझ गए? ऑब्लिगेट पैरासाइट जिन्हें हम कहते हैं। और दूसरे वो जो कि नहीं मिल रहा है वो भोजन, तो दूसरा भोजन खा के जीवित रह लेते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। समझ गए? तो जिनका विलोपन होता है वो ज्यादातर कैसे होते हैं? वो होते हैं ऑब्लिगेट, कि मतलब ये मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, दूसरा हमने ये चीज कहाँ पे दिख रही है? परागणकारी में दिख रही है। ठीक है, कि जब पादप विलुप्त हुआ तो उस पर आश्रित परागकारी भी विलुप्त हो गया। ठीक है, या तो पहले पेड़ गायब हो जाए तो उस पे आश्रित जो मतलब कीट था वो मर गया, या तो कीट मर गया तो पेड़ विलुप्त हो गया। दोनों आपस में एक दूसरे को विलुप्त का कारण बन जाएंगे यदि वो एक दूसरे पर ही सेम सिर्फ आश्रित हैं तो। समझ गए? तो ये हो गई सहविलुप्तता, एक गायब तो दूसरा गायब। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, परिणाम क्या है? देखो, जब भी कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो सबसे पहले उत्पादकता में कमी आएगी। अच्छा बेटा, एक बात आप समझो, एक बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस एरिया में 10 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म थे और उसमें से 9 रह गए, तो एक जो प्लांट नहीं है ना, उस प्लांट की कमी की वजह से जो प्लांट यहाँ ओवरऑल जो बायोमास प्रोड्यूस होता वो कम हो गया। पहली बात। लेकिन अगर उस पेड़ को क्षति हो रही है
विलुप्त नहीं हुआ है। जैसे पहले उसके 100 पेड़ थे, अब 90 रह गए हैं, तो 10 पेड़ जो नाश हुए हैं वो भी उत्पादकता को कम कर देंगे। समझ गए? या तो प्रकार में कमी आ रही है या संख्या में कमी आ रही है, दोनों तरीके से पादप की उत्पादकता घट जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड जो आपदाएं हैं, जैसे सूखा हो गया या फिर भूस्खलन हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाती है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो पेड़ है उसकी रूट्स जो है सॉइल को पकड़े रहती हैं। तो अगर पेड़ गायब हो गया तो उसकी जो रूट्स हैं वहां से सॉइल छूट गई और सॉइल लूज हुई, तो उस पर कोई भी आपदा आएगी तो वो तुरंत ही उससे प्रभावित होने लगेगा। ठीक है। दूसरा क्या चीज है, एक हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन भी दिखने लगते हैं। साथ में क्या है, जैसे जैसे जीव को क्षति हो रही है उसकी पॉपुलेशन या समष्टि कम हो रही है। इतनी बात आपको पता है। समष्टि के कम होने से क्या होगा, समष्टि अगर डिक्लाइन है या डिक्लाइनिंग है या कम हो रही है, तो बेटा सबसे पहले ये होगा कि जो जो जीव उस पर निर्भर थे, है ना, वो कम होने लगेंगे। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो उस पे पैरासाइटिक होते हैं या रोग करते, पीड़क है, उन उनका प्रभाव उस पे ज्यादा अच्छे से दिखने लगेगा। मतलब 10 प्लांट थे, पहले उस पे अटैक करता था पेस्ट, तो उसमें से 3 चले जाते थे तो 7 बचते थे। ठीक है। अब 10 के बजाय वो पेड़ हो रह गए 5, तो 5 में से अगर 3 प्रभावित हो रहे हैं तो कितने जो है क्या नाम है सही बचे 2। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन, फिर विलुप्तिकरण हो सकता है आगे, है ना। तो यही चीज है कि जो रोग या फिर पीड़क है उनका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इन चीजों को। ठीक। पौधे की उत्पादकता कम हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ जाएगी और रोग जो है वो बढ़ने लगेंगे, उसके परिणाम भी विनाशकारी होने लगेंगे। ठीक है। साथ में जलवायु परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हमने बताया कि पारितंत्र के 2 भाग हैं, जैविक और भौतिक घटक। ठीक है। भौतिक घटक क्या है, जैसे आपका सॉइल है, जल है, वायु है, और जैविक घटक क्या है, पादप, जंतु, सूक्ष्मजीवी हैं। तो जब एक प्रभावित हो रहा है, एक का नुकसान बुरी तरीके से हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो रिजल्ट है वो दूसरे पर भी दिखेगा। ठीक है। उसका परिणाम दूसरे को भी भुगतना पड़ेगा। तो भौतिक भाग को भी नुकसान होता है, उसमें मृदा में दिक्कत, मृदा को नुकसान होगा। ठीक है। मृदा की क्षति होगी। जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगेगा। समझ रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंजेस की जो हम लोग बात करते हैं। ठीक। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट बेटा। अच्छा, अब हमें बात करनी है संरक्षण की। जीवों, जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें। ठीक है। तो संरक्षण कैसे करा जा सकता है बेटा, आप ही बताइए। संरक्षण के लिए क्या करा जा सकता है। देखिए, संरक्षण किसी चीज का इस तरह से कर दे कि वो उसको वहां से हटा दे, कहीं सेफ जगह रख दे। पहला ये संरक्षण का तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसको वहां ही रहने दे, लेकिन उसके आसपास ना जो डेंजर्स हैं उनको ना पहुंचने दे, है ना बेटा। ठीक है। तो जब हम उसी जगह पर किसी जीव को संरक्षित करें जहां वो है ना, उसके आसपास ये बता दे कि नहीं, यहाँ पे इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये एरिया प्रोटेक्टेड है, यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे कि जीव को क्षति पहुंचे, तो वो क्या कहलाता है, इन सिटू, स्वस्थाने, जहां है वहीं। ठीक। लेकिन अगर हम उसको कहीं बाहर ले जाते हैं, है ना, एक्स सिटू, बाह्य स्थाने, मतलब जहां है वहां से जीव को हटा के दूसरी जगह संरक्षित करा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है स्वस्थाने, जहां है वहीं पे उसको संरक्षित कर दो, उसके आसपास किसी ऐसे इंसान को या ऐसी चीज को ना आने दो जो उसको नुकसान करे, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने, बाह्य स्थाने क्या है कि उसकी जगह बदल दो, उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाके रख दो जहां पे उसको कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है बेटा।
तो कॉन्जर्वेशन या संरक्षण जीव का दो तरीके से करा जा सकता है, स्वास्थाने और बाह्यस्थाने। ठीक है, अच्छा, जब स्वास्थाने की बात करते हैं तो जंगली प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जो नेशनल पार्क हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जीव को उसी के स्थान पर संरक्षित कर रहे हैं। ठीक, कैसे कर रहे हैं बेटा? जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो अभयारण्य है वहां पे एक्टिविटीज ऐसी बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते जिससे कि जीव को क्षति पहुंचे। समझ गए? जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी वहां पर नहीं करी जा सकती। वहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। ठीक, समझ गए? तो जो उनको नुकसान पहुंचा रहे थे उनसे उनको दूर कर दिया। राइट, एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य। समझ में आ गई बात? ठीक है, प्राकृतिक आवास में अगर किसी का संरक्षण करा जा रहा है तो वो कहलाता है क्या? इन सिटू कॉन्जर्वेशन। इन सिटू कॉन्जर्वेशन। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन की। ठीक है, जंगली प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग संरक्षण। ठीक है, प्राकृतिक आवास से अलग जो संरक्षण है वो क्या कहलाता है? एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान। अब बेटा प्राणी उद्यान होता है जू और वनस्पति उद्यान होता है बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, तो जू क्या है? जू एक संरक्षित जगह है जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्स सिटू संरक्षित जगह कहेंगे, या कह लीजिए कि एक ऐसी जगह जो कि जंगल से तो दूर है लेकिन जहां पर जीव सुरक्षित है। एनिमल्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जंतुओं का संरक्षण किस में हो रहा है? जू में या प्राणी उद्यान में। पादपों का संरक्षण कहाँ पे हो रहा है? बोटैनिकल गार्डन या फिर वनस्पति उद्यान में। समझ गए? तो एक ऐसा स्पेस बनाया गया जहां पे उन जंतुओं को रखा गया जिनको क्षति की आशंका थी, या जंगली प्रजातियों को रखा गया। समझ में आ गया? तो वो जगह कौन सी थी? जू थी जंतुओं के लिए। अगर और ऐसी एक स्पेस बनाई गई, वहां पे वो पौधे उगाए गए जिनको संरक्षण की जरूरत थी, तो वो कौन सी जगह हो गई? वो हो गया वनस्पति उद्यान या फिर बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बोटैनिकल गार्डन। जू तो आप लखनऊ में जानते ही हैं, लेकिन बोटैनिकल गार्डन भी लखनऊ में है, उसका नाम है NBRI, नेशनल बोटैनिकल, और वहां पे उन पे अनुसंधान भी होता है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, NBRI क्या है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये क्या है? ये एक तरीके का पादप उद्यान है। पादप उद्यान क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे पौधों को संरक्षित करा जाता है, और ये एग्जाम्पल है एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण का। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलो, इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। ये लखनऊ में है। चलो बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ओके, अच्छा, जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सिटू या एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन को और कितने अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ये देखेंगे पहले इन सिटू कॉन्जर्वेशन। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जहां पे जैव विविधता हॉट स्पॉट है। अब बेटा हॉट स्पॉट क्या है? ये आपको नया टर्म मिला है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, जहां पे बहुत अधिक जैव विविधता है
उसको कह दिया गया है कि ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जहां पे जैव विविधता बहुत अधिक क्या होती है। ठीक है, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक है ना, और उच्च सिनिकता या फिर एंडेमिज्म अधिक होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसी जातियां जो कहीं और नहीं पाई जाती, उस वो वहां पे पाई जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कि मतलब यहाँ पे सबसे अधिक तरीके की स्पीसीज पाई जा रही हैं और ऐसी ऐसी स्पीसीज पाई जा रही हैं जो यहाँ के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, दिस इज एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब कि वो स्पीसीज जो एक विशिष्ट जगह पर ही पाई जाए, उसके अलावा कहीं ना पाई जाए। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे विशेष टाइप की स्पीशीज पाई जा रही हैं, जो एंडेमिक है, कहीं और नहीं पाई जा रही है, उनको पूरे उस एरिया को संरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, कि कोई दूर दूर तक भी उनको क्षति पहुंचाने वहां ना पहुंच सके। ठीक, तो और उन सारे पॉइंट्स को, उन सारी जगहों को क्या बोलते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। ठीक है, और एंडेमिज्म भी बहुत होता है, मतलब बहुत तरीके की स्पीसीज होती हैं और ऐसी स्पीसीज होती हैं जो सिर्फ वहीं पे पाई जाएं। ये लिख देती हूं मैं, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिज्म। ऐसी जातियां जो उस स्थान पर ही जो एक विशेष स्थान पर ही पाई जाए, उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिज्म या फिर एंडेमिक स्पीसीज। तो ये जो जगह है उसको एक साथ संरक्षित कर दिया जाता है, किसमें, हॉट स्पॉट में, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में से संरक्षित करा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि कितने ऐसे एरियाज हैं जो पृथ्वी पर रिकॉग्नाइज हैं। तो वो है 34। पहले वो 25 थे, अब कितने हैं, 34 है, 9 उसमें और ऐड हो गए। तो 9 ऐसे एरियाज हैं जिनमें बाद में पता चला कि हाँ, यहाँ भी बहुत ही विशिष्ट तरीके की जातियां पाई जा रही हैं। ठीक है, तो उनको भी उस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो आज की डेट में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इस दुनिया में। समझ में आया? ठीक है, तो कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट इस पृथ्वी पर हैं। पहले कितने थे, 25, इस समय कितने हैं, 34, 9 उसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में अगर 34 दिख रहा है और 25 दिख रहा है तो आप 34 मार्क करोगे, क्योंकि एट प्रेजेंट देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको यहां से हम देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट बहुत अधिक प्रजातियां प्लस एंडेमिक वो प्रजातियां जो कहीं और ना पाई जाए। ठीक है, अच्छा, ये जो अर्थ का पूरा एरिया है, आप इस चीज को बेटा, इस चीज की ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करिए कि एरिया तो अर्थ का ही सिर्फ कितना कवर करती है, 2% से कम, लेकिन जो ये विलोपन की दर को 30% तक कम करते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, पहले 25 थे, अब 9 जोड़ के 34 हो गए और भारत में 3 है। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप में 3 है। ठीक, अच्छा, अब इस बात को पहले आप बताओ मुझे कि जब ये कह रहे हैं कि एरिया 2% है, लेकिन जो ये संरक्षण है वो 30% तक है, इसका मतलब ये है कि ये वो एरियाज है जहाँ पे बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर इनको, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो एंडेमिक भी है, उसके अलावा कहीं और पाई नहीं जा रही, कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जो और जगह पाई भी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी
सघनता बहुत ज्यादा है, ये कह लीजिए वहां पे उनका नंबर बहुत ज्यादा है, ऐसी स्पीसीज नई तरीके की। ठीक है, तो भले ही ये अर्थ का बहुत, ये जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इनके अगर आप क्षेत्रफल जोड़ोगे तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2% से भी कम आएगा, लेकिन ये अपने में इतनी सारी स्पीशीज कवर करे हुए हैं कि जितनी अभी तक स्पीसीज पता लगाई चुकी है, लगभग उसमें कि 30% इस एरिया में आ जाती। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें से 3 भारत उपमहाद्वीप में भी हैं। ठीक है, चलो, हमें क्यों संरक्षित करना चाहिए? अच्छा बेटा, कौन सी 3 है भारत उपमहाद्वीप में, बताइए। ठीक है, बताओ, आपने अभी तक इतनी बार सुना हुआ है इन सबके नाम। एक तो हिमालय है, दूसरा कहाँ है? इंडो बर्मा, और तीसरा कहाँ है? श्रीलंका। ठीक, तो ये 3 जगह हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉट। वेस्टर्न घाट, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आपने ये चीज नोटिस करी कि भारत में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन बेटा ये भारत नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब एक तरीके से भारत और उसके आसपास के कुछ कंट्रीज भी आ जाती हैं, इसीलिए इसमें श्रीलंका का भी नाम है। ठीक है, तो हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, और श्रीलंका हो गया। श्रीलंका के साथ क्या जुड़ रहा है? पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो दुनिया में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें से 3 इंडिया में, कहाँ? पहले आप हिमालय में देखेंगे कितनी बायोडाइवर्सिटी वहां के एरिया में प्रेजेंट है, फिर इंडिया और बर्मा वाले रीजन। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे तो श्रीलंका और पश्चिमी घाट में आपको मिलेगी। तो पूरी इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है, उसके तीनों पार्ट की में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हॉट्स इंडिया में। अब बेटा, एक तो हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना, लेकिन उसके अलावा भी भारत सरकार ने बहुत से ऐसे एरियाज को रिकॉग्नाइज किया है जहां पे इन सिटू कॉन्जर्वेशन या स्वस्थानी संरक्षण हो रहा है। उन स्थानों को भारत सरकार ने ऐसा घोषित कर दिया है कि वहां पे कुछ और काम नहीं हो सकता जो कि मानव की दैनिक क्रियाकलाप हैं जो क्षति पहुंचा रही हैं। ये बेटा, ठीक है, तो ऐसी चीजों को वहां पे मना कर दिया गया है। राइट, तो ये तो भारत के क्या हो गए? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, है ना। क्या है ये? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। भारत में 3 क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। ठीक है, तो 3 भारत में, ये क्या है? ये तीनों क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आपको याद रखना होगा बेटा, क्योंकि ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने हैं, कौन से हैं, ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात देखनी है, इसके अलावा कैसे संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा संरक्षित होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं? 14। नेशनल पार्क कितनी है? 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना। उसके बाद क्या है? नेशनल पार्क है, और उसके बाद क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि संरक्षण के लिए यूज होता है।
वहां पे जीवों का संरक्षण होता है और बहुत लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव की कुछ ही गतिविधियां वहां पर अलाउड होती हैं। ठीक है, ओके। और नेशनल पार्क भी इसी तरीके से है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इन सब में कितना ह्यूमन का इंटरफेरेंस है ये डिफाइंड होता है पहले से कि इससे ज़्यादा ह्यूमन वहाँ पे नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा वो काम नहीं वहाँ पे कर सकते। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे ईंधन कलेक्ट आप कर सकते हो, है ना, ईंधन की लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, ये छोटे मोटे बेनिफिट हो गए, जैसे शहद हो गया, ये सब कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उसने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन सिटू कंजर्वेशन किया हुआ है बहुत सारी प्रजातियों का भारत में ही। ओके, ठीक है, तो जहां पे वो थी वहां पे उनका संरक्षण स्वस्थाने भारत सरकार ने क्या बनवा दिया, बायोस्फीयर रिजर्व उसे घोषित कर दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको घोषित कर दिया, उस एरिया को। समझिए, वहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस मिनिमम कर दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा। और ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ कि वहां पे कुछ एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से घोषित कर दिया गया। वो कहाँ पे है? हिमालयाज में है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में है और इंडो बर्मा में है। समझ में आ गया? तो दो तरफ से एफर्ट हुआ भाई। एक तो एफर्ट किया किसने? इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे ये एफर्ट हुआ, भारत की सरकार ने ये काम किया। समझ गए? कारण क्या था? संरक्षण बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्यों जो बाह्य स्थान है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इन सिटू कंजर्वेशन, कि कैसे जहां पे पादप है या प्रजाति है वहीं पे उसको संरक्षित कर दिया जाए। अब हम कह रहे हैं कि हमने उसको सुरक्षित जगह पे ले जाके संरक्षित किया, उससे क्या बोल रहे हैं? बाह्य स्थान है या एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन जहां है वहां से दूर ले जाके सुरक्षित कर दिया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने कौन से पढ़े थे? एक तो हमने आपको याद करा दिया था जू और बोटेनिकल गार्डन, है ना बेटा। उसके अलावा क्या होता है? जो वन्य जीव सफारियां होती है ना, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, साथ में बेटा अब थोड़ी साइंस एक कदम आगे चली गई। उसने क्या किया? उसने ये देखा कि जो जीव हैं, अगर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ पा रहे हैं तो कारण क्या है? गैमीट्स या युग्मकों के कारण है ना। तो अगर जीव नहीं अपने आप प्रजनन कर पा रहा है या उसके प्रजनन के लिए जो स्थान था उसको क्षति पहुंचा दी गई है, तो ऐसा ना करा जाए कि उसके युग्मक या गैमीट्स को कलेक्ट कर लिया जाए और फिर लैब में उनको फर्टिलाइजेशन करके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाया जाए, उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए, है ना, संतति को लैब में बनाया जाए। ठीक है, समझ गए? अच्छा बेटा, ये होता है इसमें हमेशा ये है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन खाली लैब में होता है, लेकिन जो संतति होती है वो कोई ना कोई सरोगेट मदर है उसमें ही पनपती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो एक लिमिट तक जो एक्स प्लांट होता है, जो छोटा सा प्लांट होता है, प्लांट का जो शुरुआती भाग है आप कह सकते हो, शुरुआती जो प्रारूप होता है, वहां तक वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा लेते हैं, उसके बाद उसको प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जिन जातियों को संकट है उनके गैमीट, संकट ग्रस्त जातियों के गैमीट या युग्मज को हम प्रिजर्व कर लें या उनको किसी ऐसे टेम्परेचर पे रख दें कि वो खराब ना हो, तो आगे उनका फर्टिलाइजेशन करा के उनसे जो है नया जीव तैयार करा जा सकता है एक सरोगेट मदर की मदद से, है ना बेटा। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स, किसका? युग्मकों का क्रायो प्रिजर्वेशन। किस टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। किस कंपाउंड के अंदर या किस केमिकल के अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो गैमीट्स को प्रिजर्व करा जाता है, संरक्षित करा जाता है। कौन से गैमीट्स को? जो संकटग्रस्त जीवों के गैमीट्स हैं उन्हें संरक्षित कर लिया जाता है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो है उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह कुछ ऐसे बीज हैं जो विशिष्ट टाइप की, जिनके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे फायदे के हैं, तो उनको बीज बैंक में रखा जाता है। समझ गए?
अच्छा, इसके साथ ही कभी कभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको टिश्यू कल्चर से ग्रो कराया जाता है। तो टिश्यू कल्चर हो गया, बीज बैंक हो गया, है ना, या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, या फिर गैमीट या फिर युग्मकों को जो रखना हो गया लो टेम्परेचर पे, जो क्रायो प्रिजर्वेशन उसी को कह रहे हैं। ये सब किस में आता है? ये एक्स सिटु कॉन्जर्वेशन में आता है। मतलब कि जीव से बाहर निकाल दिया गया उसका वो पार्ट जहां से उसे प्रजनन कर रहा जा रहा है, उन भागों को हम संरक्षित कर रहे हैं। कैसे? बीज, है ना, बीज वो क्या भाग है? बीज ही तो वो भाग है जिससे एक प्रजाति अपना जो है दूसरा पौधा बनाती है। ठीक है। अच्छा, युग्मक, गैमीट्स, गैमीट्स को यदि हम संरक्षित करेंगे तो हमें निषेचन करवाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो क्या क्या संरक्षित करा जा रहा है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, उसको और क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है, तो जीव को हम बोटेनिकल गार्डन, जंतुओं को हम रख सकते हैं बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन में। समझ गए? बोटेनिकल गार्डन में क्या रहेंगे? पादप। जूलॉजिकल गार्डन में क्या रहेंगे? जू में क्या रहेगा? एनिमल या जंतु। जंतु रहेगा जू में, बोटेनिकल गार्डन में रहेंगे पादप। क्या कहला रहा है? एक्स सिटु कॉन्जर्वेशन, जहां थे वहां से हटा के। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करा जा सकता है? या तो हम गैमीट्स को प्रिजर्व कर ले और बाद में उनसे जो है फर्टिलाइजेशन करवा दें उनका। ठीक है, तो ये किया हो सकता है कि संकटग्रस्त जातियों के गैमीट्स को प्रिजर्व करके उसके बाद उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया जाए। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में। ठीक, गैमीट को संरक्षित कर लिया जाए और बाद में उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो संरक्षित कहाँ करा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, समझ गए बेटा? तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन वो तकनीक है जिसके द्वारा युग्मकों को संरक्षित किया जाता है ना। या आप कह सकते हैं संकटग्रस्त जीवों के युग्मकों को संरक्षित किया जाता है ताकि बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके। प्रजाति को आगे बढ़ाया प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके। किसके युग्मक हैं? संकटग्रस्त जीवों के, संकटग्रस्त जीव। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब प्लांट्स के लिए क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए करते हैं टिश्यू कल्चर या फिर उत्तकीय संवर्धन। टिश्यू कल्चर पादप में होता है। ठीक, और बीज में मैंने आपको बताया है कि कैसे बीज बैंक बना दिए जाते हैं। बीज बैंक बना दिए जाते हैं किस लिए? उन बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। बीज बैंक या फिर सीड बैंक इसी को बोलते हैं। सीड बैंक। ठीक है बेटा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। ठीक है, तो अब आपने ये देखा कि कैसे एक्स सिटु कॉन्जर्वेशन हो रहा है, कैसे इन सिटु कॉन्जर्वेशन हो रहा है। जरूरत क्या है संरक्षण की? बेटा, हम लोग बहुत ज्यादा दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, यहाँ तक कि दवाइयों के लिए भी जीवों पर निर्भर है। ठीक है, और तो और ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम कभी उदास होते हैं तो पुष्पों को देख के खुश हो जाते हैं ना। ठीक है,
तो इसी के लिए हमें जरूरत है कि हम इसे संरक्षित करें, क्योंकि हमें इससे बहुत सारे लाभ हैं। ठीक, और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, संरक्षित करना जरूरी, बट जिम्मेदारी है किसकी? हम सभी की। ठीक है, तो एक पूरी दुनिया का ये एक सामूहिक उत्तरदायित्व है ना। या कह लीजिए कि अगर हम अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करें, भारत को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज करें, तो दुनिया भर के जीवों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक राष्ट्र की नहीं है, पूरी दुनिया की है, विश्व की। ठीक है, तो इसका संरक्षण कौन कर सकता है? पूरा विश्व कर सकता है। जिम्मेदारी जब सबकी है तो सब उठाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस करी गई। कब करी गई? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में एक जगह है, वहां पे कॉन्फ्रेंस करी गई और ये डिस्कस करा गया कि भाई ये जो संरक्षण करना है ये सबको करना है। ठीक है, और यहाँ पे सारे राष्ट्र इकट्ठा हुए। बेटा देखिए, जब भी कोई ऐसा सम्मेलन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पृथ्वी के सारे राष्ट्र या कह लीजिए दुनिया के सभी राष्ट्र उसमें एक साथ सम्मिलित हो। कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और वो वहां पे जाके उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट बोला गया, सभी राष्ट्रों को आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें और उनसे मिलने वाले लाभों का इस प्रकार प्रयोग करें कि वो लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहें। इसे कहते हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी चीज को इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो आगे वाली पीढ़ी तक भी जा सके या उसी पहले ही ना खत्म हो जाए। इसे कहते हैं किसी भी चीज का सस्टेनेबल यूज करना। ठीक है बेटा, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसे कहते हैं सतत विकास। तो इससे क्या होता है? सतत विकास मतलब हमारा भी विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। तो ये क्या होता है? सतत विकास। ठीक है, अच्छा, अब इसी क्रम में जब उसके ठीक 20 साल हम लिख लेते हैं या फिर मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो सतत विकास क्या होता है? वर्तमान के संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी की भी। ठीक है बेटा, तो अब हुआ ये कि जब 1992 में रियो डी जेनेरियो में ऐसा आह्वान किया गया, राष्ट्रों को ये बताया गया कि भाई ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है कि जीव को संरक्षित करना है, जैव विविधता को संरक्षित करना है। ठीक है, तो उसके 10 साल बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका में फिर से जोहान्सबर्ग में जाके एक सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ और जिसमें कि 190 देशों ने ये शपथ ली कि सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। समझ गए? धीरे धीरे संगठन मजबूत होता गया और जब 2002 में राष्ट्र वहां पे इकट्ठा हुए तो 190 राष्ट्र इकट्ठा हो चुके थे, है ना। उन्होंने मान लिया था कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है इसको संरक्षित करना, जीवों को या जैव विविधता को हर स्तर पे, कैसे? स्थानीय स्तर पे, है ना, प्रादेशिक स्तर पे या फिर वैश्विक स्तर पे। स्थानीय स्तर मतलब हम अपने आसपास न नुकसान करें, प्रादेशिक स्तर मतलब कंट्री में ना नुकसान हो, राष्ट्रों में ना नुकसान हो, वैश्विक पूरी दुनिया में ना किसी जीव को क्षति पहुंचे। यही कह लीजिए बेटा कि जैव विविधता को बचाना हर एक व्यक्ति का काम हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, फाइनली तो वी हैव कंक्लूडेड विद दिस। अब हमारे सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट। और आपको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं
आपके मन में या जो डाउट्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बताएं, उनको पूछें मुझसे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं एंड जल्दी कोर्स कंप्लीट करते हैं बिफोर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।